गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में बीकॉम पार्ट 1 हिंदी माध्यम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये विषय में इसके पहले 2 लेक्चर में सिलेबस हमने देखा था, डिस्कस किया था, क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिस्कस किया था और उसके बाद लेखांकन के उद्देश्य, लेखांकन यानी क्या, ये पिछले लेक्चर में देखा था। अभी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन के क्या सिद्धांत है। तो आपको बहुत अच्छे तरह से ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जितना भी अपन अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसके रेफरेंस आगे भी अपने को आते हैं। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर चाहिए और ये बेसिक जो है अकाउंटिंग का वो अपने को ध्यान में रखना है। थियरी भले ही अपने को हिंदी में है, लेकिन अपने सभी प्रॉब्लम जो है वो इंग्लिश में है। तो इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पे, और ब्रैकेट में जो है उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो शब्दावली आपको ध्यान में रखना है। कई बार जो है कहीं ना कहीं उसका जो है रेफरेंस आता है, इसलिए हमको हिंदी में भी ध्यान में रखना है और हमको इंग्लिश में भी ध्यान में रखना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं सिलेबस में, सिलेबस की ओर। लेखांकन के सिद्धांत जो है, सिद्धांत में पहला सिद्धांत है अस्तित्व की अवधारणा, एंटिटी कंसेप्ट, यानी व्यवसाय, यानी किसका अस्तित्व, अपने व्यवसाय का अस्तित्व, उसको एंटिटी बोला है, एंटिटी कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट के अनुसार अपना ही व्यवसाय है, अपन खुद ही उसके मालक है, अपन मालक और अपना व्यवसाय एक ही है। लेकिन यहाँ ये कंसेप्ट के हिसाब से ये 2 चीजें अलग अलग समझना है, यानी व्यवसाय का मालक अलग और उसका व्यवसाय अलग। भले ही वो एक हो, लेकिन ये कंसेप्ट के अनुसार इसको अलग अलग समझना चाहिए। ये इसलिए है कि कई बार जो है दोनों चीजें अगर आपने मिक्स कर दी, यानी अपना ही व्यवसाय है, आपके ही व्यवसाय के लिए आप व्यवसाय में से पैसे निकाल रहे हैं, घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यवसाय में से कई चीज़ें निकाल रहे हैं और घर में इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी कोई एंट्री नहीं है, तो इसके बाद आप जब भी आपके व्यवसाय का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो वो एग्जैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि व्यवसाय में से कई बार आपने घर के इस्तेमाल के लिए पैसे निकाल लिए, कई बार सामान निकाल लिया, तो उससे आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिलेंगे नहीं। इसलिए ये कंसेप्ट के अनुसार 2 चीजें अलग अलग सेपरेट रखना है, अपना व्यवसाय अलग और अपने खुद के ट्रांजैक्शन अलग। उदाहरण के तौर पर अगर आप आपके व्यवसाय में से 2000 निकालते हैं तो उसको क्या कहेंगे, आप उसको ड्रॉविंग्स कहेंगे, उचल कहेंगे। अब वो पैसे आपको कभी ना कभी ये साल के एंड तक अपने बिजनेस में डालना है। भले ही आपका ही है, आपका ही बिजनेस है, लेकिन जब आप उसमें से कोई पैसे उठा रहे हैं या कोई सामान उठा रहे हैं तो आपको ये समझ के चलना है कि साल के आखिर तक तो भी आपने उठाए हुए पैसे आपको वापस आपके बिजनेस में डालना है, या जितने का आपने सामान लिया उतने पैसे आपको आपके व्यवसाय में डालना है। वो इसलिए है कि ताकि जब कभी भी जरूरत पड़े, जब कभी भी आपके बिजनेस का आपको प्रॉफिट की पोजीशन, आपके बिजनेस की पोजीशन, फाइनेंशियल कंडीशन आपको आपके बिजनेस की देखनी है, तब आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता कर पाएंगे। नहीं तो आप आपके पैसे, आपके बिजनेस के पैसे आप घर के इस्तेमाल के लिए निकाल रहे हैं और उसके कोई ट्रांजैक्शन नहीं रख रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी नहीं। इसलिए ये कंसेप्ट है अस्तित्व की अवधारणा, इसलिए उसको बोला है एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी यानी व्यवसाय, आपका बिजनेस अलग और आप अलग, दोनों सेपरेट समझ के चलना है ये कंसेप्ट के अनुसार। ये पहला कंसेप्ट हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट देखेंगे अपन, क्या बोला इसमें, मुद्रा मापन अवधारणा। इसको बोला है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, यानी अकाउंटिंग लिखते वक्त, अकाउंटिंग पढ़ते वक्त या अकाउंटिंग लिखते वक्त जो है हर चीज को आपको उसको पैसे में वैल्यूड करना है। इसी को बोला है मुद्रा मापन अवधारणा या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास ऐसी जानकारी है कि आपके पास 5 एकड़ जमीन है, 6 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, तो अकाउंटिंग में उस चीज को कहीं पर भी नहीं लिख सकते जब तक पैसे में उस चीज की वैल्यू नहीं निकालते हैं। जैसे आपको लगा कि आपके पास 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है
तो वो कितने लाख की है, कितने करोड़ की है, वो जब तक आप निकालते नहीं अकाउंटिंग में उसकी एंट्री होंगी नहीं। इसलिए उसको बोला है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जो भी है आपके पास असेट है या जो भी है मशीनरी है, जब तक आप उसकी पैसे में वैल्यू नहीं निकालते हैं तब तक अकाउंटिंग में उसकी एंट्री आएंगी नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने पास 4 बिल्डिंग है, आपने ऐसा लिखा कि 4 बिल्डिंग इतने इतने स्क्वायर फीट की है, अकाउंटिंग में उसकी एंट्री आएंगी नहीं। आपको वो 4 बिल्डिंग की वैल्यू कितने लैक्स में है, कितने करोड़ में है, यानी पैसे में उसकी वैल्यू निकालना है, तभी उसकी एंट्री अकाउंटिंग में हो पाएंगी। इसलिए उसको बोला है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, है ना। हर चीज को आप पैसे में इवेल्युएट करो कि वो कितने की है, तभी अकाउंटिंग में उसकी एंट्री हो पाएंगी। आप ऐसा बोलेंगे कि इतना इतना फर्नीचर है, इतने स्क्वायर फीट का ये है, तो अकाउंटिंग में वो चीज़ कोई मायने नहीं रखता। आपको उसकी वैल्यू पैसे में निकालना पड़ेगा कि कितने लाख का या कितने करोड़ का वो फर्नीचर है, आपको उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा पैसे में, आंकड़ों में, तभी आप उसको अकाउंटिंग में लिख पाओगे। यानी ये कंसेप्ट के अनुसार ये ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ की आप जब तक वैल्यू पैसे में नहीं निकालते हैं वो कितने की है, तब तक अकाउंटिंग में उसकी एंट्री आएंगी नहीं। डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन अकाउंटिंग में कोई मायने नहीं रखता, पैसे में उसकी वैल्यू कितनी है ये मायने रखता है। जैसे अगर एक प्रॉपर्टी है, प्राइम लोकेशन पे है और आपने पूरा डिस्क्रिप्शन लिख लिया कि वो प्रॉपर्टी ऐसी है, प्रॉपर्टी इतने स्क्वायर फीट है, ऐसी प्राइम लोकेशन पे है, उसकी मार्केट वैल्यू इतनी हो सकती है, लेकिन आपने निकाली नहीं, जब तक उसकी पैसे में वैल्यू नहीं आएंगी तब तक आप उसको अकाउंटिंग में एंट्री करोगे नहीं या नहीं कर सकते। इसलिए उसको बोला है मुद्रा मापन अवधारणा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरा देखना है निरंतर संबंधी अवधारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये जरूर ध्यान में रखना है। जो अपन कोई व्यवसाय करते हैं तो ऐसा करके करते हैं क्या कि कल अपने को बंद करना है या 4 दिन के बाद में बंद करना है, नहीं। अपन जब व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय ये हिसाब से करते हैं कि अपना व्यवसाय जो है वो निरंतर चलता रहेगा। वो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कितना भी चल सकता है। लेकिन अपन ऐसा एज्यूम करके नहीं चलते कि 1 साल बाद बंद कर देना है, अपना व्यवसाय निरंतर चलते रहता है। इसलिए उसको बोला जाता है कि निरंतर संबंधी अवधारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी अपना जो व्यवसाय है उसकी लाइफ जो है वो इनडेफिनेट है, कितने भी साल रह सकती है, वो कभी बंद होने वाला नहीं है। एक्सेप्शनल केस में बंद होगा, लेकिन ऐसा एज्यूम करके नहीं चलते अपन। अपना लाइफ है, कितना चलेगा ये अपने को पता नहीं है, तो अपन चलते हैं वैसे ही। अपना बिजनेस है कि अपना बिजनेस है, आज एस्टेब्लिश हुआ, ये चलते रहेगा। और जो भी एसेट्स अपन परचेस करते हैं तो ये ध्यान में रखते हुए करते हैं कि अपने बिजनेस में 5 साल, 10 साल, 20 साल अपने काम में आएंगी। बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं तो अपने को बिजनेस बढ़ाना है तो ये करके नहीं बढ़ाते अपन कि अपने को 5 साल बाद बंद करना है। अपन यही करके चलाते हैं कि 20 साल, 25 साल का सोच के, आगे का सोच के अपन व्यवसाय करते हैं। इसलिए इसको बोला गया है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी वो अपना बिजनेस जो है वो निरंतर चलने वाला है, वो बंद होने वाला नहीं है। ऐसा सोच के अपन चलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो बंद नहीं होगा, बंद कभी भी हो सकता है, लेकिन ये एज्यूम करके अपन वो बिजनेस नहीं करते। अपन बिजनेस यही करके करते हैं कि अपना निरंतर चलने वाला है। उसके बाद में लागत अवधारणा है जिसको बोला है कॉस्ट कंसेप्ट। अब लागत अवधारणा यानी क्या है, तो जो भी चीज अपन लेते हैं, कोई भी चीज अगर परचेस करते हैं, कोई मशीनरी परचेस की, तो वो जितने में परचेस की उसी को हम रिकॉर्ड में रखते हैं, उसके मार्केट वैल्यू को हम रिकॉर्ड नहीं करते। उदाहरण के तौर पर अगर मशीनरी ली है 50,000 की, तो वो 50,000 की ही मशीनरी अकाउंटिंग में लिखेंगे, भले ही उसकी आज की वैल्यू 30,000 होंगी या आज की वैल्यू 60,000 होंगी, यानी कम होंगी या ज़्यादा होंगी, वो चीज़ कोई मायने नहीं रखता। आपने वो मशीनरी कितने में परचेस की है उसकी ही वैल्यू अकाउंटिंग में लिखना है, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं लिखना है। लेकिन ये लिखते वक्त जो भी प्रचलित उसमें घसारा है, डिप्रेसिएशन है, वो डिप्रेसिएशन माइनस करके वो लिखना है। लेकिन अपने को इसके एक्चुअल कॉस्ट देना है, जितने में हमने वो चीज़ परचेस की थी उसका जो बाजार मूल्य है, मार्केट वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू से अपने को कोई लेना देना नहीं। अपने को सिर्फ उसकी कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में हमने परचेस की वही प्राइस लिखना है।
प्रोवाइडेड उसमें जो भी डेप्रिसिएशन है हर साल का वो माइनस करके चले जाना है, लेकिन वही वैल्यू लेना है जो शुरुआत में हमने वो जितने की परचेस की थी उतने की, इसलिए उसको बोला है कॉस्ट कंसेप्ट। उसके बाद में द्विपक्षीय अवधारणा जिसको बोला है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसको आप बोलेंगे या बोल सकते हैं डबल एंट्री कंसेप्ट। तो डबल एंट्री कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है? तो हर ट्रांजैक्शन की दो एंट्री होती है, एक एंट्री डेबिट होती है, एक एंट्री क्रेडिट होती है, इसलिए इसको कहा गया है कि द्विपक्षीय अवधारणा। यानी अकाउंटिंग का कोई भी ट्रांजैक्शन रहेगा तो मिनिमम उसकी दो एंट्रियां होंगी ही, एक एंट्री डेबिट रहेंगी, एक एंट्री क्रेडिट रहेंगी। उदाहरण के तौर पर अगर मशीनरी परचेस की तो मशीनरी परचेस की एंट्री क्या होंगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर चेक दिया है तो टू बैंक अकाउंट। यानी क्या किया हमने? एक एंट्री डेबिट की है, एक एंट्री क्रेडिट की है, यानी दो एंट्री किया है, इसलिए इसको बोला गया है कि द्विपक्षीय अवधारणा ड्यूअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये साइंटिफिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है और साइंटिफिक पद्धति है, और इसमें हर ट्रांजैक्शन की कम से कम दो एंट्रियां होती है, एक एंट्री डेबिट होंगी, दूसरी एंट्री क्रेडिट होंगी, इसलिए इसको बोला है द्विपक्षीय अवधारणा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। उसके बाद में है कालखंड अवधारणा जिसको बोला गया है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या है? जैसे इसका संबंध इससे आ सकता है, ये दोनों का संबंध है। यहाँ क्या था? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यहाँ क्या है? कालखंड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कालखंड अवधारणा। यानी जैसे अपना बिजनेस चल रहा है तो कितने भी साल चलते रहेगा, इसकी गारंटी नहीं कितने साल चलेगा, लेकिन अपने बिजनेस में क्या हो रहा है, अपने बिजनेस में कितना मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये कैलकुलेट करना है। और ये कैलकुलेट कोई बिजनेसमैन जो है वो 3 महीने में कैलकुलेट करता है, कोई 6 महीने में कैलकुलेट करता है, कोई 9 महीने में कैलकुलेट करता है, और कोई 1 साल में कैलकुलेट करता है। वो इसलिए कैलकुलेट करता है कि उसको पता चले कि अपने बिजनेस में कितना मुनाफा हो रहा, मुनाफा हो भी रहा है कि नहीं तो पता चला साल भर के बाद कि नुकसान हो रहा, तब समय निकल जाएगा। लेकिन उसका एक कालखंड रहना चाहिए कि कितना कालखंड रहेगा, यानी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट उसका पीरियड कितना रहेगा। 4 महीने भी रह सकता है, 6 महीने भी रह सकता है, 9 महीने भी रह सकता है, और 12 महीने भी रह सकता है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और जहाँ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ते हैं, वो चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहे या फिर बैंक रहे, तो 1 साल का स्टेटमेंट मांगते हैं। इसलिए इंडिया में जो है लगभग ये पीरियड ये 1 साल का है, जो जिसको अपन बोलते हैं कि आर्थिक वर्ष जो बोलते हैं 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो कोई ना कोई आपका पीरियड रहना चाहिए, कालखंड रहना चाहिए, जिसके ऊपर आप वो पर्टिकुलर पीरियड का आप मुनाफा निकाल सके। तो भारत में प्रचलित जो कालखंड है, वो प्रचलित कालखंड जो है जिसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं अपन, वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपके बिजनेस के पूरे ट्रांजैक्शन आप कंपेयर करेंगे और उस पर से आप निकालेंगे कि कितना आपको नफा हुआ है, कितने खर्चे हुए हैं, यानी जिस पर से आपके बिजनेस की पूरी पोजीशन आपके ख्याल में आएंगी। कई बार बैंक या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको स्टेटमेंट, बैंक में अगर लोन के लिए अप्लाई करना है तो बैंक पिछले 2 साल का 3 साल का आपको स्टेटमेंट मांगती है। तो स्टेटमेंट मांगती है मतलब आपके आर्थिक व्यवहार के पूरे ट्रांजैक्शंस बैंक को देना पड़ता बैलेंस शीट तक। तो वो जनरली कौन से रहते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये पीरियड होना जरूरी है अकाउंटिंग, जिसको बोला गया है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कि एक पर्टिकुलर पीरियड जो इंडिया में लगभग 1 साल का होता है। जो मैंने पहले ही बताया कि जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो है वो कालखंड जो है वो फाइनेंशियल ईयर करके तय किया गया है, इसलिए उसको बोला है कालखंड अवधारणा। उसके बाद जो है वो मिलान अवधारणा, जिसको बोला है मैचिंग कंसेप्ट, यानी जो भी खर्चे हुए हैं वो मैच होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप अगले 4 साल 5 साल के लिए खर्चा कर रहे हैं और पूरे के पूरे खर्चे इसी साल में डाल रहे हैं
तो अकाउंटिंग के हिसाब से बराबर नहीं है। वो मैच होने चाहिए, पर्टिकुलरली जो पीरियड का खर्चा है वो पर्टिकुलर पीरियड में ही जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपने एक आधी चीज़ के लिए 4 साल के लिए खर्चा किया, 4 साल के लिए 40,000 किया है और आप पूरा का पूरा 40,000 इसी साल डाल रहे हैं तो बराबर नहीं है। मिलान अवधारणा में आपको ये देखना है कि जो साल का जिस चीज़ का खर्चा है वो उसी साल में आए। तो यहाँ 40,000 4 साल के लिए खर्चा किया है तो एक साल के लिए कितना हो गया 10,000, तो इस साल में वो सिर्फ 10,000 की ही एंट्री आएंगी, फिर अगले साल और 10,000 की एंट्री आएंगी, उसके अगले साल और 10,000 का खर्चा आएगा, उसके साल और 10,000 का खर्चा आएगा। यानी ये 40,000 जो है वो 10,000 की इसमें बट गए, क्योंकि आपने वो खर्चा किसके हिसाब से किया था, अगले 4 साल के हिसाब से किया था, इसलिए पूरा का पूरा इसी साल में ना आते हुए वो 4 साल के टुकड़ों में बट जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके लेखांकन के अलग अलग सिद्धांत आपने देखे, एक एक सिद्धांत इसका आगे के लिए जरूरी है। जब भी अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस आएगा, इसलिए ये अच्छे से अपने को ध्यान में रहने चाहिए। और अपना हिंदी माध्यम है, भले ही अपना हिंदी माध्यम रहे, लेकिन हर एक सिद्धांतों को जैसे वो हिंदी में अपने को मालूम है वैसे वो इंग्लिश में भी मालूम रहना चाहिए। इसलिए हिंदी के साथ साथ उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो सिद्धांतों को क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, ये अपने ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आपको सभी कंसेप्ट ध्यान में रखना है। तो पहला कंसेप्ट क्या ध्यान में रखा था अपन ने, अस्तित्व की अवधारणा। दूसरा क्या रखा था, मुद्रा मापन अवधारणा, यानी जिसको बोला है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तीसरा देखा था निरंतरता संबंधी अवधारणा, जिसको बोला गया है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। चौथा लागत अवधारणा, जिसको बोला है कॉस्ट कंसेप्ट। पांचवा द्विपक्षीय अवधारणा, जिसको बोला है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। छठवा कालखंड अवधारणा, जिसको बोला है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। और सातवां मिलान अवधारणा, जिसको बोला है मैचिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी इसके बाद जो है, इसके बाद के लेक्चर में इसके बाद का देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, फिर धन्यवाद।